आज हम लोग सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स ऑफ पॉइंट का 8वां सेशन डिस्कस करेंगे, 8th सेशन। एट्थ सेशन ऑन काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ अ पॉइंट। ऑफ circular motion eighth session on kinematics of circular motion of a point। इस पॉइंट को हम लोग P से डिनोट करेंगे। जो पॉइंट सर्कल में जा रहा है उसको हम लोग डिनोट करेंगे बाय P। तो देखिए, ये मेरा वो सर्कल है जिसका सेंटर C पर है। P वो पॉइंट है जो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। किसी इंस्टेंट पे पॉइंट P यहाँ सिचुएटेड है। पॉइंट P जो है यहाँ सिचुएटेड है समवेयर हियर एट टाइम t। तो देखिए, इस वक्त इसका ये वेलोसिटी v है। ये et हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। ये en हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग इनवर्ड नॉर्मल। इसका हम लोग देखे थे कि p का जो एक्सेलरेशन है उस इंस्टेंट पर, उसको हम लोग लिख सकते हैं एज at प्लस an en। ये तो लास्ट क्लास में हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके हैं। at प्लस an en यही मेरा वेक्टर ए कहलाएगा। ये मेरा वेक्टर ए है। at प्लस an en वेक्टर ए है ये। इसमें ये जो an en है उसको हम लोग वेक्टर an बोलेंगे, जिसको नॉर्मल एक्सेलरेशन वेक्टर बोलेंगे पॉइंट P का। नॉर्मल एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग डिस्कस किए थे, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन वेक्टर होता है ये क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द rate of change of velocity of particle due to change in the direction of v। so an measures the time rate of change of velocity v due to its change in direction, due to its change in direction। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि नॉर्मल एक्सेलरेशन वेक्टर इसलिए अराइज करता है क्योंकि मूविंग पॉइंट का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। दिस ऑल्सो वी कैन से, या ऐसा बोलेंगे, नॉर्मल एक्सेलरेशन वेक्टर an वेक्टर मेजर्स an वेक्टर arises due to change in direction of velocity v। अच्छा, एक बात और देखिए, इसमें ये जो an देख रहे हैं यहाँ पर, उसको हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, ये हम लोग जानते हैं v मेरा ओमेगा r होता है, तो ओमेगा r का होल स्क्वायर बाई r ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r। अच्छा, r देखिए रेडियस है, मोर देन 0 होगा। ओमेगा स्क्वायर क्या है? स्क्वायर ऑफ अ रियल क्वांटिटी, वो तो हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 होगा।
यानी कि ये क्वांटिटी जो देख रहे हैं ये हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि जो an मेरा है हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हो जाएगा, कि मीनिंग इसका ये होगा, en का डायरेक्शन वही होगा जो en का होगा। यानी कि an वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन एज en। जो en का डायरेक्शन होगा वही नॉर्मल एक्सेलरेशन वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। बट एक बार देखिए, et तो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल है और en जो है नॉर्मल टू द टेंजेंट है। और सर्कल में अगर कोई नॉर्मल बनाएंगे जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, वो नॉर्मल जो है सर्कल के सेंटर से पास करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि an वेक्टर इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। an vector is always towards the center C of the circle। ये जो an वेक्टर होगा वो हमेशा डायरेक्टेड होगा टुवर्ड सेंटर C ऑफ द सर्कल। ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन वेक्टर है वो हमेशा टुवर्ड सेंटर C ऑफ द सर्कल डायरेक्टेड है। It is always directed towards the center C of the circle, normal acceleration। इसको मिटा देते हैं। क्योंकि मेरा जो नॉर्मल एक्सेलरेशन वेक्टर है वो हमेशा डायरेक्टेड है टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, इसलिए उसको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो सिंस en is always towards center C of circle, hence en vector is also called centripetal acceleration। centripetal acceleration en वेक्टर को हम लोग सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, काहे कि हमेशा वो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन। जो नॉर्मल एक्सेलरेशन वेक्टर है वो हमेशा डायरेक्टेड है टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, इसलिए उसको नॉर्मल एक्सेलरेशन वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमेशा डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब जरा हम लोग जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर होता है उसके बारे में जरा डिस्कशन करेंगे। रिगार्डिंग AT वेक्टर, जो हम लोग का होता है AT-ET वेक्टर, और इसी को हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर बोलते हैं पॉइंट P का। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। अच्छा, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये AT वेक्टर मेजर करता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकॉज ऑफ इट्स चेंज इन मैग्नीट्यूड या बिकॉज ऑफ इट्स चेंज इन स्पीड। इसको बोलेंगे AT अराइजेज due to change in the speed of the moving point P। change in speed of
moving point P. It arises due to change in the speed of the moving point P. Speed यानी v, velocity का magnitude. तो AT vector measure arise करता है because the speed of the moving point P changes with time. अच्छा एक बार देखिए, ये जो AT है इसमें वो dv by dt है. अच्छा इसमें देखिए 3 केस अराइज करता है. देखिए 3 केसेस अराइज. यस, वन है, मान लीजिए किसी टाइम इंस्टेंट पर जो स्पीड v है वो इंक्रीजेज एज टाइम पासेस बाय. ये अपवर्ड एरो है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है एज टाइम पासेस बाय. यानी कि v मेरा टाइम का इंक्रीजिंग फंक्शन है. v इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम. v is an increasing function of time. यानी कि हम जानते हैं कैलकुलस से कि इंक्रीजिंग फंक्शन जो होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है. तो दिस विल मीन दैट dv by dt is more than 0, यानी at is greater than 0. यानी कि at et वेक्टर जो है is parallel to et. अब ये at वेक्टर है, at वेक्टर is parallel to, अब et वेक्टर जो है वेलोसिटी के पैरेलल है. at वेक्टर is parallel to वेलोसिटी वेक्टर. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मूविंग पॉइंट का स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है तो उस इंस्टेंट पर उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर होगा वो वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल होगा. अच्छा, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू. कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू. दैट इज if at vector is parallel to velocity vector, meaning at et vector is parallel to v, meaning at vector is parallel to et vector. काहे कि v और et तो पैरेलल होता है. This will mean at is more than 0. This will mean dv by dt is greater than 0. This means उस इंस्टेंट पर स्पीड जो होगा टाइम के साथ इंक्रीज करेगा. v will increase as time passes by. जैसे जैसे टाइम पास करेगा स्पीड v will go on increasing. v will increase as time passes by. तो पहला केस आपको हम बता दिए. केस टू. केस टू है किसी इंस्टेंट पर मूविंग पॉइंट का स्पीड v जो है डिक्रीज करता है एज टाइम पासेस बाय. डाउनवर्ड एरो है, मतलब डिक्रीज कर रहा है. दिस मीन्स v इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम. डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम. This will mean dv by dt is negative, यानी at is negative, यानी at vector is anti-parallel to et. यानी कि जो at वेक्टर है वेलोसिटी का एंटी पैरेलल है. is anti-parallel to velocity vector. यह मतलब हुआ. इसका मतलब यह हुआ
कि मूविंग पॉइंट का स्पीड अगर टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है तो उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर के ऑपोजिट होगा। अच्छा, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू that is if AT vector is anti-parallel to V and parallel का symbol है, this means AT vector is anti-parallel to V. This means AT vector is anti-parallel to ET. This means AT should be a negative quantity, यानी dV by dt नेगेटिव होगा। This means speed decreases as time passes by. ये मीन करेगा कि स्पीड भी टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। अच्छा, नाउ वी कंसीडर थर्ड केस। थर्ड केस है किसी इंस्टेंट स्पीड v कांस्टेंट है। इसका मतलब ये होगा कि dv by dt जीरो होगा, काहे कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो, तो dv by dt जीरो होगा, यानी at जीरो होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर at वेक्टर विल आल्सो बी अ जीरो वेक्टर। इसका मतलब हुआ कि अगर मूविंग पॉइंट का स्पीड v कांस्टेंट है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी अ जीरो वेक्टर। अच्छा, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, दैट इज if at vector is zero vector, meaning at vector is zero vector, meaning at is zero because et का मैग्नीट्यूड 1 है, नॉन जीरो वेक्टर, et नॉन जीरो वेक्टर है। दिस इज जीरो ओनली व्हेन at is जीरो। दिस मीन्स dv by dt is zero। दिस मीन्स v is a constant quantity। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर का भी आपको हम पूरा थ्योरी समझा दिए हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर में हम लोग तीन केस लिए। पहला केस लिए कि अगर स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज करेगा तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल होगा। कन्वर्सली अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। इस सेकेंड केस में हम लोग डिस्कस किए कि मूविंग पॉइंट का स्पीड अगर टाइम के साथ डिक्रीज करता है एटी वेक्टर का डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर के ऑपोजिट होगा। कन्वर्सली अगर एटी वेक्टर का डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर के ऑपोजिट होगा तो स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। और थर्ड केस है v अगर कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी अ जीरो वेक्टर। कन्वर्सली अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर जीरो वेक्टर है इसका मतलब ये हो जाएगा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी जीरो वेक्टर है तो मतलब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा। ये भी बता दिया आपको हम। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और देखिए, तो टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर और नॉर्मल एक्सेलरेशन वेक्टर का वेक्टर सम है। इसे देखिए, सर्कल को फिर से रिड्रॉ करते हैं। देखिए, ये मेरा सर्कल है जिससे पी घूम रहा है, सी सेंटर है, आर रेडियस है, पॉइंट पी यहाँ है टी टाइम पर, ये ई टी है, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट है, ये वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में उस इंस्टेंट पर, ये आपका ई एन है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द टेंजेंट क्योंकि हमेशा टुवर्ड सेंटर होगा सर्कल के केस में,
और ये मेरा हो गया ए एन वेक्टर। ये तो हम लोग देख चुके हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन वेक्टर हमेशा टुवर्ड सेंटर होगा, ई एन के अलॉन्ग होगा। और इधर मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर ए टी वेक्टर है। ए टी वेक्टर इधर भी हम ले सकते थे, तो हम लोग उधर ले रहे हैं। तो टोटल एक्सेलरेशन जो होगा इन दोनों का सम है, ए टी और ए एन का सम। ए टी और एन वेक्टर का टेंजेंट टेल यहाँ कोइंसाइड करता है। एन वेक्टर ए टी वेक्टर को हम लोग एडजेसेंट साइड मान के रेक्टेंगल कंप्लीट कर दिए। ये कॉमन टेल है, ए एन वेक्टर ए टी वेक्टर का कॉमन टेल है। इससे कॉमन टेल से जो डायगोनल जाता है वही वेक्टर ए होगा। ये वेक्टर ए और वी के बीच कुछ एंगल अल्फा है। इसमें एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि पॉइंट जो मूव करता है सर्कल में, व्हेन अ पॉइंट मूव्स इन अ सर्कल देन इन जनरल एट अ गिवन टाइम इंस्टेंट उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन डिफरेंट होगा। देख रहे हैं, है ना? तो दिस मीन्स अगर कोई पॉइंट सर्कल में रिवॉल्व करता है देन इन जनरल एट ए गिवन टाइम इंस्टेंट उसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है और जो उसका वेलोसिटी वेक्टर है दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं होगा। दोनों के बीच कुछ एंगल होगा, some angle will be formed between these two vectors. So this means that for a point moving in a circle, for a point moving in a circle, for a point moving in a circle, in general, at a given instant, its acceleration and velocity vector have different directions. Its acceleration and velocity vectors have different directions. अगर कोई पॉइंट सर्कल में जाएगा देन इन जनरल एट ए गिवन टाइम इंस्टेंट उसका एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन डिफरेंट होगा और दोनों के बीच का एंगल अल्फा है। अल्फा इज द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर एट सम इंस्टेंट टी। अच्छा, इससे अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए एन है तो ये भी ए एन है और ये ए टी है और ये राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है देखिए, तो tan अल्फा हो जाएगा ए एन बाई ए टी। तो tan अल्फा इज इक्वल टू ए एन बाई ए टी। ये tan अल्फा है देखिए। अल्फा इसमें क्या है? एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर एट सम इंस्टेंट टी। अच्छा, इसमें हम लोग फिर से 3 केसेस कंसीडर करेंगे। केस वन मानते हैं कि लेट v इंक्रीज एट सर्टेन इंस्टेंट एज टाइम पासेस बाय। जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है मान लिया गया कि स्पीड मेरा इंक्रीज कर रहा है। इस केस में हम जानते हैं कि मेरा dv बाई dt पॉजिटिव होगा, है कि v इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम है। दिस विल मीन दैट at is more than 0 and an हमेशा more than equal to 0 है। दिस विल मीन दोनों का जो रेशियो होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दिस विल मीन tan अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस विल मीन अल्फा इज एक्यूट एंगल। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई पॉइंट मूव करता है सर्कल में और किसी इंस्टेंट पे उसका स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है तो उस इंस्टेंट पे उसका जो वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर होगा दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो अल्फा, वो एक्यूट एंगल होगा। दैट विल बी एन एक्यूट एंगल। वो एक एक्यूट एंगल फॉर्म करेगा। अच्छा, अल्फा विल बी एन एक्यूट एंगल। अच्छा, कन्वर्स भी ट्रू होगा। देखिए कन्वर्सली
If alpha is acute, this will mean tan alpha is more than equal to 0. This will mean an by at is more than equal to 0. बट हम जानते हैं, देखिए, बट हम लोग जानते हैं n हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 होता है. तो दिस विल मीन dt should be more than 0. यानी dv by dt should be more than 0. यानी v should increase as time passes by. जैसे जैसे टाइम पास करेगा स्पीड v will go on increasing. ये केस 1 हो गया, बता दिया आपको. अच्छा, अब जरा हम लोग केस 2 कंसीडर करेंगे. वी नाउ कंसीडर केस 2. ऊपर मिटा देते हैं पूरा. अब जरा हम लोग केस 2 कंसीडर करते हैं. वी कंसीडर केस 2. केस 2 मानते हैं कि लेट v decrease as time passes by. दिस विल मीन कि स्पीड जो है टाइम का डिक्रीजिंग फंक्शन है. v is a decreasing function of time. This will mean dv by dt is less than 0. यानी at is less than 0 and an तो हमेशा more than equal to 0 है. यानी इम्प्लाई करेगा an by at will be less than equal to 0. tan alpha is less than equal to 0. यानी अल्फा इज ऑब्ट्यूज एंगल. अल्फा जो है सो एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा. अल्फा एक ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट अगर सर्कल में जा रहा है और किसी इंस्टेंट पे उसका स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो उस इंस्टेंट पर उसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर ए होगा और उसका जो वेलोसिटी वेक्टर वी होगा, दोनों के बीच का जो एंगल अल्फा होगा वो एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा. अच्छा, कन्वर्स भी ट्रू है. कन्वर्सली इफ अल्फा इज ऑब्ट्यूज इम्प्लाई करेगा tan अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 0. यानी कि an बाई at इज लेस देन इक्वल टू 0. बट हम लोग जानते हैं कि an इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 0. ये तभी ट्रू होगा जब at लेस देन 0 होगा. यानी dv बाई dt जो होगा लेस देन 0 होगा. यानी v जो है डिक्रीज करेगा एज टाइम पासेस बाई. ये केस 2 हो गया. देखिए, अब हम लोग कंसीडर करेंगे केस 3. केस 3 मानते हैं लेट v बी कांस्टेंट. स्पीड कांस्टेंट है टाइम के साथ. दिस विल मीन डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट dv बाई dt 0 होगा. यानी कि at विल बी इक्वल टू 0 है ना. एंड an तो हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 है. This will mean an by at equal to infinity. Tan alpha is equal to infinity. यानी अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री. यानी a परपेंडिकुलर टू v है. इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट अगर सर्कल में रिवॉल्व करता है, उसका स्पीड कांस्टेंट है, तो उसका टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर v होगा वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा. कन्वर्स भी ट्रू होगा. देखिए, कन्वर्सली अगर a परपेंडिकुलर टू v है, यानी कि at et वेक्टर इज a परपेंडिकुलर टू v है. सॉरी,
कन्वर्सली मान लेते हैं कि लेट अल्फा बी 90 डिग्री, मीनिंग tan alpha is equal to infinity, meaning an by at is equal to infinity, meaning at 0, meaning dv by dt is equal to 0, meaning speed v is a constant. ये तीनों केस आपको हम बता दिए, तीनों केस को हम डिस्कस कर दिए हैं फुली, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट देखिए, हम लोग देखे थे टोटल एक्सीलरेशन वेक्टर होता है AT वेक्टर प्लस AN वेक्टर, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, AT मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जिसको dv by dt बोलेंगे। इसको चेन रूल लगाएंगे, dv by ds इंटू ds by dt। ds क्या है, इसमें डिस्टेंस कवर्ड बाय पॉइंट p इन टाइम dt सेकेंड्स। इसको लिखेंगे dv by ds इंटू v लिखेंगे, या उसको लिखेंगे v dv by ds। और जो an है नॉर्मल एक्सेलरेशन है, v स्क्वायर बाय r है, ओमेगा r होल स्क्वायर बाय r है, यानी ओमेगा स्क्वायर r है an। नॉर्मल एक्सेलरेशन an जो है ओमेगा स्क्वायर r के बराबर है। अच्छा, ये हम लोग देख ही चुके हैं। tan अल्फा आपका an बाई at है, अल्फा क्या है बता चुके हैं। अच्छा, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वो होगा रूट अंडर AT स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, टोटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड ए होगा वो रूट अंडर AT स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर लिखाएगा। यहाँ पर आपको सारा हम फॉर्मूला समराइज कर दिए हैं। अच्छा, एक स्पेशल केस लेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीनिंग मोशन ऑफ पॉइंट along a circle with constant speed. Circular motion in which speed v of the point P is constant. Speed v of point P is क्या? Constant. उसी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। सर्कुलर मोशन इन विच स्पीड v of point P is constant, that is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, कांस्टेंट होने का मतलब है कि v कांस्टेंट है, यानी कि dv by dt जीरो होगा, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ये इंप्लाई करेगा tan अल्फा an by at इंफिनिटी होगा, यानी अल्फा 90 डिग्री होगा, यानी वेक्टर ए हमेशा वेक्टर v के परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेक्टर ए और वेक्टर v हमेशा एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेक्टर ए और वेक्टर v म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। अच्छा, एक चीज और देखिए, AT जीरो हो गया मतलब AT वेक्टर जीरो वेक्टर होगा, यानी कि वेक्टर ए होगा AN वेक्टर प्लस AT वेक्टर, तो ये जीरो वेक्टर है। दिस इज जस्ट AN वेक्टर। वेक्टर ए इज इक्वल टू AN वेक्टर, यानी ए का मैग्नीट्यूड वही होगा जो AN होगा, यानी v स्क्वायर बाय r होगा या ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा। देखिए, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब हुआ सर्कुलर मोशन इन विच स्पीड ऑफ द मूविंग पॉइंट P इज कांस्टेंट। उसमें AT जीरो हो जाएगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर भी जीरो होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर जीरो होने का मतलब हुआ
कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन वेक्टर होगा वही टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर होगा, और ए का मैग्नीट्यूड वही होगा जो एन का मैग्नीट्यूड होगा, यानी v स्क्वायर बाई आर यानी ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। तो यहाँ जाके आपका हम सर्कुलर मोशन का पूरा थ्योरी हम कंप्लीट कर दिए हैं। ये 8वां सेशन था। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग टेकअप करेंगे इसका न्यूमेरिकल्स फर्दर, बल्कि 2 वीडियो और बनेगा न्यूमेरिकल्स पर, तब ये सर्कुलर मोशन चैप्टर विल बी फिनिश्ड। तो यहाँ जाके आपका 10 वीडियोस टोटल बनेगा। तो 8वां वीडियो था ही, सर्कुलर मोशन का 8वां वीडियो था। अब 9th और 10th वीडियो डिस्कस होगा, अगला इसमें डिस्कस होगा, है ना। तो यहाँ जाके पूरा हो गया, इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिए, अच्छा समझ गए हैं तो इस थ्योरी इज कंप्लीट, और आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है कहीं से और, है ना। तब यहाँ क्लोज कर दीजिए इसको।